नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम वीकेंड के संघ की एफसीआई मुख्यालय में जो 20 नवंबर को पीरियोडिकल मीटिंग आयोजित हुई थी, जो संपन्न हुई, उसी के संदर्भ में कर्मचारियों से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं, आपको बताना चाहूंगा। लगभग 65 बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए 65 बिंदुओं के एजेंडा पॉइंट्स जो थे उन पर डिस्कस किया गया था। इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए, प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं वीकेंड के संघ के महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और बिंदु तो 65 थे टोटल, जो कि सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे। कर्मचारियों की राहत के लिए थे, उनसे एक राहत प्राप्त कर सके वीकेंड के संघ। आज हम यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे वो 22(2) रहे हों, या फिर लीज फैसिलिटी हो, या फिर होटल फैसिलिटी हो, या फिर एसओपी हो, या फिर जो कैटेगरी 4 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उससे संबंधित चीजें हो, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सर, शुरू करते हैं प्रारंभ से। पहला हमारा जो मुद्दा ही था एजेंडा पॉइंट्स में, वो था 22(2). सर, 22(2) आपको पता है किस तरह, किस निर्मम तरीके से हमारे जो कुछ कलीग्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, अधिकारी वर्ग के थे, उन सबको जो है किस निर्ममता के साथ जो है एफसीआई से बाहर निकाला गया। और हालांकि एक दो वापस आए, लेकिन अभी भी एक अंधकार है कि कौन सा गुनाह अजीम हम करेंगे तो बाहर चले जाएंगे, और मतलब क्या कुछ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, अस्पष्ट है चीजें। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये जो चीजें हैं। तो इसमें मैनेजमेंट का क्या रवैया रहा सर? 22(2) पर सर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जो आपने विषय उठाया है उस विषय के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने लोगों को जागरूक करने के लिए मीटिंग के बाद जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, इस वजह से जो है हम लोगों ने भी इस पर बात नहीं की थी, अपनी समीक्षा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है इस बीच में आप इस चैनल के माध्यम से इस बात को लेकर के आए हैं लोगों को, कर्मचारियों को, जो कि क्योंकि देखिए जब डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं तो हर एक जो कदम है यूनियन के साइड से या मैनेजमेंट के साइड से, उनको उन पर नज़र रखना कर्मचारियों का बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना होगा एज ए कर्मचारी, क्योंकि मैं खुद अगर यहाँ कर्मचारी हूँ तो मैं, क्योंकि जब आज आप मुझे जो है इस जगह पे देख रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एज ए कर्मचारी, एक नॉर्मल कर्मचारी की तरह ही चीज़ों को मैं भी देखता था। तो ये एक जिज्ञासा होती है लोगों के अंदर कि आखिर जो ये यूनियन कर रही है या जो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में वार्ता हो रही है, ये आखिर है क्या और ये क्यों है? क्या ये सिर्फ जो है एक मतलब एक तरह से प्रथा के तौर पे सिर्फ चीज़ें को चलाया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई मकसद है? तो जब हम लोग जैसे जैसे इसे जुड़ते जाते हैं यूनियन के कामों में, तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो यूनियन के साइड से, यूनियन की तरफ से जब हम लोग कर रहे होते हैं, ये कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है अपनी जगह पर। अब जब हम कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हों और एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, क्योंकि ये जो एफसीआई है एक इंडस्ट्री है, एक सरकार की एक उपक्रम है, एक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर या जहाँ पर भी ये जो जो प्रणाली जिस तरह से बनाई गई है, कर्मचारी और एक मैनेजमेंट, जब दो पक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो एक बीच में एक ब्रिज बनता है, एक पुल बनता है, जो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है, और वही यूनियन है, वही ब्रिज वो है, यूनियन है। और इसके बाद, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का एक मकसद है, हमारा भी एक मकसद है। मैनेजमेंट का मकसद से बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में अगर आप देखें तो बिजनेस प्रिंसिपल को देखते हुए उसे कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों का शोषण होना शुरू हो जाए। अगर किसी काम को ले जाने की, काम की तरफ हम ले जा रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर पता चला कि कर्मचारियों का शोषण शुरू हो गया। तो उस शोषण पर कौन होगा जो उसको रोकने की कोशिश करेगा? कौन होगा जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा? इसी वजह से इस प्रणाली का जो है सृजन हुआ, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और हम लोगों के सामने तो समझिए एक नियम बनकर हमें लोगों को मिला है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो जो नियम, जो अधिकार हमें बड़ी संघर्ष के बाद मिले हैं, उनका भरपूर हम इस्तेमाल करें,
अपने लोगों को, अपने को भी उसमें हम जितना सुरक्षित कर सकते हो वो हम करने की कोशिश करें। तो उसी का एक जो है ये पार्ट है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर यूनियन के सामने दो चीजें हैं, एक होता है सहयोग और दूसरा होता है संघर्ष। पीछे भी हम लोगों ने बात करते हुए इस पर एक डिस्कशन किया था, और मेरा अपना मानना भी है, और ये भारत में एक मैच्योर लीडरशिप के लिए ये बहुत जरूरी है कि सहयोग की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश की जाए, जो है बजाय इसके कि हम संघर्ष की तरफ बढ़ें। संघर्ष कब होता है? जब सहयोग के माध्यम से रास्ता ना निकल रहा हो। संघर्ष की तरफ जाने से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हर बार आपको फायदा नहीं मिलता है, लेकिन संघर्ष से कलेक्टिवली नुकसान सबका है, डिपार्टमेंट का भी हो जाता है और एम्प्लॉइज का भी हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है, और हम अपने जो है मैनेजमेंट को भी ये बात बार बार कहते हैं कि उन्हें भी मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सहयोग, यानी कि एक बातचीत के माध्यम से कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो हमारे अपने जो व्यवस्था है उसके तहत हम चीजों को लेकर के कर्मचारियों के पक्ष में लाने की कोशिश करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि निगम की भी उन्नति को हमें अपने उस पर रखना है, हमारी जिम्मेदारी है। अब बात आती है कि पीरियोडिकल मीटिंग, जो अभी आपने शब्द लिया है, अपने मुंह से नाम लिया आपने इसका, इसके विषय में कर्मचारियों को, देखिए पुराने जो कर्मचारी हैं उनको सबको मालूम है कि पीरियोडिकल मीटिंग क्या है। जो अभी एफसीआई में एम्प्लॉय के तौर पर आ चुका है, आप अभी जो नई भर्तियां हुई हैं या पीछे जो 2020 में जो भर्तियां हुई हैं उन लोगों के लिए भी, और बहुत सारे जो अभी नए आने वाले होंगे उनके लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो इस व्यवस्था को जाने। यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो रिकॉग्नाइज यूनियन है और जो कंसर्न मैनेजमेंट है उनके बीच में कम से कम 6 महीने पर एक बार मीटिंग जो है होना जरूरी है। और इसी चीज, और होता इसलिए, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि ये जो संघर्ष की चीजें हैं इनका जो है इस्तेमाल कम से कम हो, और लीडरशिप अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल करके सहयोग के माध्यम से चीजों का समाधान जो है वो करता रहे, और ताकि जो है डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ता रहे और कर्मचारी भी बिना शोषित जो है उसकी भी जो है उसका भी उन्नति उसकी भी होती रहे। अब पीरियोडिकल मीटिंग के जो हमारे पास अधिकार हमें हमारे एक्ट देते हैं उसका हमने भरपूर इस्तेमाल करने का एक जो हमारी जो पूरी टीम, जो एनईसी की हमारी पूरी टीम है, आज के टाइम में तो जो व्यवस्था बन गई है उसमें सब के सब युवा हैं, और अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में हम लोगों के पास एक्सपीरियंस, पुराने जो लीडर्स थे हमारे पास, भले ही उनसे हमारे पास एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन हमारे किसी भी मेंबर या किसी भी हमारे लीडर के अंदर जज्बे में कोई कमी नहीं है। हमारे जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो हमारे, चाहे वो सीनियर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे जो है ट्रेजरार हो, जो भी हैं हमारे टीम में जितने भी पूरे मेंबर्स आप देखेंगे सब के सब जज्बे के साथ हैं, और इसी जज्बे के साथ हम लोग इस मीटिंग में पहुंचे थे। और ये हम लोगों ने एक जो है संकल्प लिया हुआ था इस मीटिंग के माध्यम से कि इस मीटिंग के जो बाद हमारे पास जो हमारे हाथ में रिजल्ट हो वो इतना हो कि कर्मचारी जो है जो शोषित है वो अपने आप को यह माने कि नहीं, अब वो उसका शोषण बंद होगा। अब ये जो शोषित वर्ड है बहुत जो है इसके आयाम इतने बड़े हैं, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि शोषण क्या है। शोषण समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। आप देखिए, ये जो महत्वपूर्ण अभी कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं ये पॉइंट नंबर 1 हो गया तो शोषण ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप उस वक्त पर, उस समय, जिस समय पर ये बात की जा रही है उस समय पर क्या शोषण है और किस लेवल का है, उस समय जो है निर्धारित करता है कि वो शोषण की जो है ग्रेविटी कितनी है। वरना शोषण की जो आज शोषण आपको जो ज्यादा दिख रहा है, आज से 2 साल पहले वो शोषण था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं अगर रेगुलेशन 22 की, और संभव है कि अगर ये प्रथा बन जाए और अगर ये शोषण रह भी न जाए तो ये फिर शोषण नहीं, फिर ये नियति बन जाएगी, कहेंगे हाँ जी। फिर इसको नियति मान लिया जाएगा कि आज के टाइम पर अगर लोगों को यह पता ना हो, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे जो भाई नए जो है भर्ती हो रहे हैं, जो इस चैनल को दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी जो देख रहे होंगे, उनको भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ जब आईडी एक्ट में जब आप काम कर रहे होते हो, एक डिपार्टमेंट है जो आईडी एक्ट को फॉलो करता है, तो वहां पर यह आपके पास इतनी, मतलब समझिए विशाल आपके पास अधिकार दे दिए गए हैं कि कोई भी चीज मनमाने तौर पर नहीं की जा सकती है। कि ये जो मनमाने तौर पर मैनेजमेंट की तरफ से नहीं की जा सकती है, ये है क्या?
जब आप एक्सपीरियंस लेंगे उस चीज के ऊपर, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो है जो प्रॉब्लम्स हैं जो जो समय समय पर एम्प्लॉयज के सामने आ रही हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये आईडी एक्ट के तहत कितनी चीजें हमारी जो हैं वो हमें मौका देती हैं कि हम उन पर बात कर सकें, हम उन पर जो है समाधान लाने की कोशिश कर सकें। वरना बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन पर सीधे सीधे नियम लागू हो जाता है और वो अपनी बात तक नहीं कह पाते, ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है इस मीटिंग के माध्यम से जब हम लोगों ने ये बात शुरू की, क्योंकि देखिए रेगुलेशन 22 आज से 2 साल पहले तक यह समस्या नहीं थी। वजह यह थी कि इसको पार्ट जरूर बनाया गया था, इसको पार्ट जरूर बनाया गया था स्टाफ रेगुलेशन का। हमारे स्टाफ रेगुलेशन जो 1971 हमारा जो हमारे डिपार्टमेंट में सारे कर्मचारियों पर जो कैटेगरी 1 है से लेकर 4 तक सबके ऊपर लागू होता है। तो ये हमारा शुरुआती जब एफसीआई जब से बना है, जब से इसके पास अपना रेगुलेशन है, तब से ये जो है इसका पार्ट रहा है। लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है, जो जिस माध्यम से 22 के अंतर्गत प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा रहा है, ये कभी इस तरह से प्रभावी था ही नहीं जिस तरह से आपने अभी ये 2023 के अंदर होता हुआ देखा है। तो इसलिए 2 साल पहले जब इसका अमेंडमेंट नहीं हुआ था, 2021 में जो अमेंडमेंट किया है हमारे एफसीआई की मैनेजमेंट ने, और वो भी एक तरफा इसको कहेंगे ये भी उल्लंघन था आईडी एक्ट का, कि वहां पर जो रिकॉग्नाइज यूनियन है या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, ना उनको कोई जो है नोटिस दिया गया, कि प्रायर नोटिस नहीं मिला कि ऐसा कोई बदलाव करने जा रहा है। मैनेजमेंट का बार बार ये कहना होता है कि ऑलरेडी हमारे पास जो है ये रेगुलेशन था, इसमें जो अमेंडमेंट है वो भारत सरकार की तरफ से। आप भारत सरकार की किसी चीज को तब मानते हैं जब आपके पास उसके लिए अपने पास कोई सेट ऑफ रूल्स ना हो। 1986 का सर्कुलर है एफसीआई का, बोर्ड से पास है। 86 का सर्कुलर ये कहता है कि अगर हम एफसीआई के पास कोई सेट ऑफ रूल्स हैं तो उस कंडीशन में हम डीओपीटी को फॉलो नहीं करेंगे। जब हमारे पास किसी एक विषय पर कोई रूल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई जो है हमारे पास कोई निर्देश नहीं होंगे, उन चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं डीओपीटी से डायरेक्टली। तो जब हमारे पास 2021 से पहले तक यह रेगुलेशन था, तो एफसीआई मैनेजमेंट को डीओपीटी को डायरेक्टली फॉलो करने का क्या मतलब था यहां पे। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसको जो एजेंडा है डिपार्टमेंट के अंदर जो चलाया जा रहा है, जितनी भी चीजें हो रही हैं इस वक्त, वो सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप रेगुलेशन 22 को जिस तरह से प्रभावी किया गया है एफसीआई के अंदर, आप उस पर नजर डालिए। हम शुरुआती दौर से ये कह रहे हैं कि हमारे एफसीआई के अंदर आप इसे लागू करने से पहले यह क्लियर करें कि इसे किस तरह से प्रभावी किया जाएगा, किन चीजों को आपको मानक बनाना है और किन चीजों को बिल्कुल नहीं देखना है। हम ऐसे डिपार्टमेंट हैं, आपने तो फील्ड में काम किया है, आप तो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि हमारे ऑपरेशनल जो वर्क हैं, उन काम को करते हुए एम्प्लॉइज को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इतनी ज्यादा है एफसीआई के अंदर, ना किसी स्टोरेज लॉस, ना किसी जो है ट्रांजिट लॉस के ऊपर हमारा ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। हम जो भी चीजें चल रहे हैं सब हमारी कल्पनाएं हैं कि इतने लॉसेस, इतने मॉइस्चर लॉस के ऊपर इतना लॉस होगा, ये हमारी कल्पना है। ना वहां कोई चोरी आज तक हुई, ना आज तक कोई वहां से जो है किसी को आपने जो है बोरी लेके भागते हुए देखा है किसी एम्प्लॉय को। आपके डिपोज में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर डिपो में लगे हैं। अगर कोई चोरी कर रहा है तो आपको दिखना चाहिए। आज तक आपने एक भी व्यक्ति को चोरी के जो है इल्जाम में नहीं पकड़ा है, उसके बावजूद भी अगर उस गोडाउन के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, तो उन लॉसेस की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। एक तरफ आप ये सर्कुलर जारी करते हैं कि जब तक नेग्लिजेंस, जब तक चोरी और हेराफेरी साबित नहीं होती है, तब तक आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही तो सर्कुलर है एफसीआई का। नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस वो है कि जब हमें सब कुछ आपने दिया हो, हमें पता हो कि ये इन नॉर्म्स के ऊपर इतनी चीजें होनी है, ये तय है, ये चीजें जो हैं इसके ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रेल हेड्स पे जो है सारी चीजें आप मुहैया कराते हो, प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल बाकायदा बने हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा दे करके हमें, और सारे नियमों के अंतर्गत आप हमें जो है प्रोवाइड कर दो कि आप ये रेक हम हर जो है उसके ऊपर, हर वैगन के ऊपर 4 आदमी के साथ हम ये दे रहे हैं आपको, मतलब सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हो। उसके बाद अगर लॉस आता है तो फिर हम जिम्मेदार बनेंगे नेग्लिजेंस। आप 4 आदमी से आप रेक उतरवाने चले जाते हो, पूरी की पूरी रेक उतरवाते हो। आप समझिए आपके रेल हेड्स पर जो है आपके पास
मैं पीछे भी कह चुका हूं, मैं बार बार पीछे भी कह चुका हूं, मैं बार बार पीछे हर मैनेजमेंट के साथ जब मीटिंग होती है मैं बार बार ये कहता हूं, आपके रेल हेड्स पर तो वेवमेंट के लिए वेव ब्रिज है ही नहीं। 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर कितने ऐसे जो है रेल हेड्स हैं जहां पर हमें जाकर के इसको रेल हेड्स के जो है इससे दूर जाकर के उसको वेवमेंट कराना पड़ता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इनमें नेग्लिजेंस किसका है? बिल्कुल। तो यहां पर मैनेजमेंट ने कभी इस चीज को सिर्फ दिखावे के तौर पे एक सर्कुलर हमारे सामने रखा कि नहीं हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी एक्शन लेती है। अब उन एक्शंस के ऊपर आपने अपने डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए जो आपने एक स्टाफ कंडक्ट रूल बनाया हुआ है, उसमें आपने 58 में 60 में चार्जशीट भी कर रखी है, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो आपने दिखाया कि लॉस हो गया, आपने उसकी रिकवरी भी कर ली एम्प्लॉय से। वो बेचारा एम्प्लॉय कुछ ना करके अपने रिकवरी भी दे दिया आपने। कभी आपने उसका जो है उसके तरफ से लैप्सेस दिखा करके उसके इंक्रीमेंट्स डाउन कर दिए। जो कमियां आपकी थी उस आपने जो है एम्प्लॉय के ऊपर डाल दी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप 22/2 का जब रिव्यू करने जा रहे हैं, तब आप उन्हीं चार्जशीटों को, उन्हीं पेनाल्टीज को ला करके फिर गिन रहे हैं कि कितनी चार्जशीट तुम्हें जो है पूरी जिंदगी हुई है। तो ये उसकी कमी नहीं थी, ये डिपार्टमेंट की कमी थी। और सबसे बड़ी चीज है कि 22/2 के लिए, जो कि 22/2 आपका FR 56 से जो इसको कॉपी किया है इन्होंने, मतलब एक तरह से उसी को फॉलो कर रहे हैं DOPT को, या हम पेंशन रूल की बात कर लें 1978, उसकी भी हम बात कर लें, वहां से अगर इसको जो है उसको भी आधार बनाया है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जब इस चीज को देखने जाते हैं, आपके पास मानक है ही नहीं। आप FCI के केस में, वो कहता है कि ये डिसिप्लिन एक्शन नहीं है, ये किसी तरह का पेनाल्टी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जो 60 साल पे रिटायरमेंट की एक एज है, उसको हम 50 साल पे भी या 55 साल पे भी, जैसा उसका वो है एक कंडीशन है, या 30 साल की सर्विस कैटेगरी 3 और 4 के लिए कर दी, उन कंडीशंस पे हम चेक करेंगे क्या वो FCI मतलब या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने की कंडीशन में है या नहीं है। रिटायरमेंट की एज से पहले एक चलिए प्रोसेस रखा गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां पे इसने कहा ये पेनाल्टी नहीं है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। तो जब आप जानते हैं कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, तो आपने कैसे नीचे के अथॉरिटीज को छोड़ दिया? हम तो मैनेजमेंट से ही बार बार कह रहे हैं, आपने नीचे के अथॉरिटीज पे कैसे ये छोड़ दिया कि वो अपने डिस्क्रिशन से ये डिसाइड करेगा कि कौन FCI में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और कौन जाकर फिर से वापस आएगा। ये चीज आप समझिए कि इस चीज के ऊपर FCI मैनेजमेंट जो है, हेडक्वार्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है ये, कि वो एक जो है पॉलिसी तैयार करता, यूनिफॉर्म पॉलिसी कुछ ऐसी बनाता कि उसमें कोई किसी के साथ जो है गलत नहीं होने पाएगा, ये इंश्योर करते। एक तरफ हमारे बड़े अधिकारी हमसे कहते हैं किसी के साथ गलत नहीं होगा, फिर पता चलता है कि जब हम ये प्रोसेस शुरू होता है, तो आप साउथ में जाएंगे, वहां पे केरला में, वहां पर जो है दूसरे रीजन में क्या होता है, नियम का पता ही नहीं था उनको, और उन्होंने कैटेगरी 3 के उन आदमियों को निकाल दिया जो बेचारे उसमें आते ही नहीं थे, पहले ही कंडीशन में वो उनका जो है रिव्यू होना ही नहीं था, उसके बावजूद भी उनको नौकरी से निकाल दिया, और एक बंदा उसमें से खत्म भी हो गया, उसकी डेथ हो गई। और आप समझिए जब ये मामला, और FCI मैनेजमेंट सो रही है ऐसे टाइम पर, जब यूनियन के साइड से हम इस मामले को उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने गलत कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि हमने, जब उन्होंने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सुओ मोटो करके उन लोगों को वापस ले लिया। आप समझ रहे हो क्या है? आपको आईना दिखाने के लिए यूनियन बार बार कह रही है कि आप ठीक कर लो अपनी चीजों को, और आप पर भी कहीं पर भी देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप ये बात कहो कि यूनियन ने आपको आईना दिखाया, लेकिन आप ये तो कम से कम कर सकते हो कि जब गलतियां हो रही हैं तो उनको रोकने का कुछ तो रास्ता निकालेंगे। आपके अधिकारियों के पास जिनके ऊपर आपने ये पूरा मैटर छोड़ दिया है, उन मैटर्स को जो है हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं होगी तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। आप नॉर्थ जोन में जाके देखिए, कितने लोगों को पंजाब, हरियाणा, यूपी से, कितने लोगों को उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली रीजन से नौकरी से बाहर निकाला मैनेजमेंट ने। हम जब डिप्टी CLC के सामने बैठ करके ये बोलते हैं कि इन्होंने गलत किया है और इसको जो है ला करके इन्हें ये जो गलत स्टेप लिया है, इसके ऊपर इनको जो है रोकना चाहिए FCI मैनेजमेंट को। FCI मैनेजमेंट वहां जवाब क्या देती है हेडक्वार्टर की? वो कहती है कि ये नॉर्थ जोन का मामला, ये हमारा मामला नहीं, ये पुलिस की सीमाओं वाला मामला हो गया है, ये मर्डर जो है, हाँ, ये मर्डर उस जो है सीमा में हुआ, ये हमारी सीमा नहीं हुआ है।
आप समझिए हेडक्वार्टर मैनेजमेंट अगर अपनी सीमा सिर्फ हेडक्वार्टर की बिल्डिंग तक बताएगा तो फिर पॉलिसी मैटर्स तो कोई भी बना देगा उठा करके। कल को डिस्ट्रिक्ट वाला कहेगा हेडक्वार्टर का ये डील नहीं, मैटर नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारे फील्ड में क्या हो रहा है। ये इस तरह से एफसीआई चलेगा। इन्हीं सब कमियों को लेकर के हम जो है इस मीटिंग में इस बात के लिए पहुंचे थे कि हमें अब सोल्यूशन चाहिए, बहुत देर हो गई है। आप जाकर के उन परिवारों को देखिए कि वो परिवारों के क्या हाल है जिनको आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया ये कह करके कि ये जो है डिपार्टमेंट में रहने लायक नहीं है। आप उनकी कंडीशन नहीं देख रहे हो, आप उनके ऊपर उनकी जो है जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं एफसीआई के अंदर। एफसीआई ने इस आप समझिए कब लागू किया, इन्होंने 2023 में लाकर के नौकरी से निकाला, रिव्यू किया, उसके 5 साल का जो रिकॉर्ड उठाया होगा पीछे का, अगर जो प्रमोशन के बाद कितने ऐसे केसेस हैं जो 5 साल पूरे भी नहीं किए थे प्रमोशन के बाद, उनका भी इन्होंने रिव्यू कर दिया और उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। इन 5 सालों के सर्विस में अगर आप देखेंगे तो कोरोना का 2 साल का पीरियड जितना खतरनाक पीरियड था, जिस पीरियड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस पीरियड में भी एफसीआई के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहां नौकरी की है। 80 से 85 लोगों की डेथ होती है इस डिपार्टमेंट के अंदर, डायरेक्टली जो एम्प्लॉय था। कितने ऐसे परिवार हैं जो इन्फेक्टेड हम हुए और हमारा परिवार का बंदा हमसे इन्फेक्ट हुआ और वो जाकर के वो खत्म हो गया। आप समझिए कितने ऐसे सैकड़ों की संख्या निकलेगी जब जो है जिनमें जो है एफसीआई का एम्प्लॉय जहां शामिल रहा होगा काम करते हुए, जिसके परिवार का या फिर खुद जो है इसमें उसको जो है मतलब एक तरह से ये प्रकोप झेलना पड़ा है उसके परिवार को। नौकरियां लोगों की जो है समझ लीजिए कि उस टाइम पर दांव पे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी उठाई है, दांव पे लगा कर जान को, ठीक है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो 2 साल की सर्विसेज को बिल्कुल किनार कर दिया आपने देखा क्या है फिर रिव्यू में? आप रिव्यू चेक क्या कर रहे हो? जिस मैनेजर को आपने 3 साल पहले प्रमोट किया है उसके काम में कोई कमी नहीं थी, इसी वजह से आपने प्रमोट किया होगा। और 3 साल की सर्विस ही अभी बीत पाई थी रिव्यू से पहले तक, आपने उसको भी निकाल दिया नौकरी, जबकि उसका 5 साल का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है और उस 3 साल में उसके 2 साल के जो है कोविड के दौरान की नौकरी है, फिर आपने निकाला कैसे? तो ये बहुत सारे ऐसे जो है मुद्दे हैं, जो बिंदु हैं जहां पर यूनियन बार बार ये कह रही है मैनेजमेंट से कि इसका मतलब ये एजेंडे के तौर पर चलाया जा रहा है। ये कोई एक व्यक्ति ऊपर से बैठ करके ये इस तरह, हम तो यही मान के बैठेंगे कि किसी एक के इशारे पे ये सारी चीजें चल रही हैं। कोई है जो यहां टारगेट दे रहा है कि इतना टारगेट आपको पूरा करना है। हम तो बार बार यही बात कहेंगे क्योंकि हमें, जब आप हमारे हिसाब से पॉलिसी नहीं दे रहे हो, किसी भी फैक्टर को आप देख नहीं रहे हो, आंख मूंद करके आप नौकरी से निकाल लो, इसका मतलब कि आप कोई एजेंडा चलवा रहे हो। तो इसी चीज के ऊपर जब हम इस पॉइंट के ऊपर उनसे मीटिंग हुई तो हमने साफ कह दिया था कि इस मीटिंग में हमारे पास अगर इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं है तो हम अब इस मीटिंग का करने का कोई मकसद होता ही नहीं। अगर हम पहले ही पॉइंट के ऊपर और इस सबसे बड़े जो इश्यू के ऊपर अगर हम जो है कोई सोल्यूशन हमारे पास, हमारी मैनेजमेंट के पास अभी तक नहीं है, तो फिर फायदा ही नहीं है इस पीरियडिकल मीटिंग का। और थोड़ी देर के लिए एक जो है वहां पर एक माहौल ऐसा हो गया कि जो है मीटिंग थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी है, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने प्रॉब्लम को समझा और इस बात के ऊपर फिर एक सहमति बनी दोनों पक्षों के बीच में कि जो हमारी डिमांड है कि यहां वर्क एनवायरनमेंट को देखते हुए पॉलिसी तैयार की जाए, बगैर पॉलिसी बनाए यहां पर इस तरह से जो है इस रिव्यू के नाम को चलाना और उसकी आड़ में नौकरी से निकालना जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने इस बात को माना और इसके ऊपर जो हमारी जो डिमांड थी उसके ऊपर काम किया जाने का जो आश्वासन उनकी तरफ से मिला है, तो उसके ऊपर हम लोग फिर जो है हम आगे बढ़े। और हमें अब उम्मीद है कि मैनेजमेंट ने अगर ये कदम जो है आगे बढ़ा दिया है तो निकट भविष्य में हमारे पास एक जो है एक ऐसी पॉलिसी जरूर होगी जिसमें किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी के एम्प्लॉय के साथ शोषण नहीं होगा। इस जो है जो रेगुलेशन 22(2) के नाम पर हम जो है अपने लोगों को यह आश्वस्त करते हैं, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल।